नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सीरिया का अलेप्पो शहर भारी संकट की स्थिति से गुजर रहा है। विद्रोहियों और सीरिया सरकार के बीच आम नागरिक बुरी तरह पिस गए हैं। नागरिकों को दोनों तरफ की क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में फंसे नागरिक सोशल मीडिया के जरिए अपने ऊपर हो रही ज्यादतियां लोगों से बांट रहे हैं और दुनिया भर से अपील कर रहे हैं कि उनकी जान किसी तरह बचाई जाए। आखिर सीरिया की जंग अब किस मुहाने पर पहुंची है? क्यों अलेप्पो को इतना संघर्ष उसको लेकर क्यों हो रहा है? और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या जिम्मेदारी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या वाकई इस युद्ध के अलावा एक सूचना का जो युद्ध है वो भी इस शहर में या इस पूरे इलाके में छिड़ा हुआ है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती मौजूद हैं। कई देशों में राजदूत रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ WSH अव्वाद हैं, डॉक्टर WSH अव्वाद, जो कि जाने माने वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं। शकील हसन शम्सी हैं, पत्रकार हैं, एडिटर हैं दिल्ली इनकलाब अखबार के। और साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, JNU में पढ़ा चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अव्वाद, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए फ़िलहाल की जो तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं, जो वीडियोज़ हमें नज़र आ रहे हैं अलग अलग मीडिया सोर्सेज के ज़रिए, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वही हो रहा है फ़िलहाल अलेप्पो में जो हमें वीडियोज़ में नज़र आ रहा है? देख लो, जो वीडियो में आते जैसे आपके 13 साल पहले जब तक अमेरिकन इराक इन्वेजन कर चुका था, वहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे के लिए सिर्फ इन्वेजन, ओपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसके लिए तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा जो लिंक कर दिया था। 13 साल के बाद फिर उन्होंने कह रहे थे, झूठ बोलते हैं और ख़ुद कह रहे हैं ये हमको बिल्कुल ऐसी गया था तेल के लिए। तो सीरिया के ऊपर है, जब तक रिजीम चेंज पॉलिसी लग गया था वहाँ पर के लिए, अब सरकारी जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट खुद बताया था ये हमको IS बनाया था तुर्की के साथ में, इराक में तुर्की के UAE, कतार और सऊदी अरेबिया के साथ में। और साइमन हर्श खुद 2007 लिखा था, इसलिए रिजीम चेंज कर दिया था उन्होंने। जो कमर्शियल कैपिटल ऑफ सीरिया जो अलेप्पो में, वो अलेप्पो हम तोड़ने के लिए चाहिए उनकी। वहाँ पर ये हमारा जो UN इन्वॉय सीरिया के लिए आया था, वो खुद कह रहे हमको ये सेल्फ रूल देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था। अलकायदा वाली ग्रुप है और उनकी अमेरिकन, जब तक वो रशिया में से आया था, रशिया में बिल्कुल गुस्सा हो गया था अमेरिकन के साथ में, तो अमेरिका में क्या कह रहे अलकायदा वाले लोग के नाम बदल कर लो, लेकिन आदमी वही है। तो उनकी फतह शाम बनाया था, वही है जैशुल इस्लाम, एक ही बात है, सिर्फ नाम बदल किया था। ये अलकायदा वाले लोग, जो लोग वहाँ पर 3 साल के लिए अलेप्पो में बिल्कुल इनसर्कल करा दिया था, वो हमारे लोग वहाँ पर कितना सफ़र हो गया। 50 लाख आदमी है अलेप्पो के वहाँ पर रहने वाले। अलेप्पो और दमास्कस में दोनों का शहर का उनकी 55% के लिए जो हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ लो, ये बाकी लोग को 3 साल के लिए किसी के बोला भी नहीं है क्या हो रहा है सीरिया के अंदर, क्या हो रहा है अलेप्पो का, क्योंकि सरकारी वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन बीसीज्ड बाय द टेररिस्ट। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारा बंदूक में आ गया था। $1.3 बिलियन का ईस्टर्न यूरोप कंट्री में, और काफ़ी उनके लिए वो अमेरिकन वेपन भी आया था और यहाँ पर काफ़ी कब्जा हो गया था। सबको मालूम हो गया कितना खाना भी मिलता, कितना। मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि कई लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं, ये अक्यूज़ कर रहे हैं खासकर अमेरिकन गवर्नमेंट को, कि कहीं ना कहीं सीरियन जो सरकार है बशर अल असद की, उसको एक पुअर लाइट में दिखाने के लिए, उसकी इमेज ख़राब करने के लिए दरअसल इस तरह के वीडियोस सरफेस हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, और वहाँ इंटरनेट के माध्यम से जो है, इंटरनेट के ज़रिए हमारे पास ट्वीट्स के ज़रिए या और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए इस तरह के वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या वाकई वहाँ इतने बुरे हालात हैं, या आपको लगता है कि अमेरिकन मीडिया के ज़रिए, अमेरिकन सपोर्टेड मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं सीरियन सरकार जो है उसको एक पुअर लाइट में दिखाना चाहती है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब जो बदनामी करना चाहिए उसका बदनामी के सीरिया का और रशिया के लिए, जब तक रशिया इंटरवेयर किया था डिवीजन ऑफ सीरिया बंद हो गया। तो इसलिए जितना मतलब गंदा बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयारी है। सीरियन गवर्नमेंट इज फाइटिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग क्यों नहीं समझते ये लिबरेशन ऑफ द अलेप्पो इज नॉट सीरिया कब्जा करने के इन्वेजन करना चाहते, इट इज ए गवर्नमेंट टेरिटरी। आप उसे ऑपोजिशन नहीं कहेंगे? अरे ऑपोजिशन कहाँ पर है? आप अगर अलकायदा, खुद अमेरिकन बताया था, खुद यूरोपियन, सब लोग बताइए, ये तो अलकायदा वहाँ पर अलेप्पो के अंदर, तो आप हम लोग आर वी फाइटिंग टेररिज्म और वी आर सपोर्टिंग टेररिज्म? अलकायदा अगर अमेरिका में वो मतलब युद्ध हो रहा है इराक के अंदर, वो तो द सेम अलकायदा, व्हाई दे आर फाइटिंग इन इराक एंड दे आर सपोर्टिंग इन सीरिया? ये सवाल पूछना चाहते। कॉर्पोरेट कंपनी है, उनकी काफ़ी लोग वहाँ पर, तुर्किश ऑफिसर भी है, सऊदीज ऑफिसर भी है,
कतारी ऑफिसर भी है और इजरायली ऑफिसर भी है वहाँ पर, सबको ईस्टर्न अलेप्पो में बहते के लिए। इसलिए हमारे सरकार कह रहे हैं हमको ये बिल्कुल ये लोग आईडी प्रूफ जाना पड़ेगा अगर हमको सरेंडर करना चाहते, हमको निकाल देंगे। वो कोई ह्यूमैनिटेरियन देख लो, हर एक सीरियन मरने के लिए इट्स पेनफुल फॉर मी, फॉर एनीबॉडी। ठीक है, एम्बेसडर चक्रवर्ती समझाइए ज़रा, ये पूरा जो जाल हमारे सामने नज़र आ रहा है, किस सूचना पे विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए? जाहिर है भारतीय या साउथ एशिया की कोई मीडिया तो वहाँ मौजूद नहीं है, सबके अपने अपने हित हैं। किस तरह से हम ये समझें कि आखिर हो क्या रहा है अलेप्पो में? इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्रोपागेंडा वॉर चल रहा है ये, क्योंकि 3 साल पहले जब अलेप्पो में शुरू हुआ था तब तो हमने नहीं सुना कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स हैं या बच्चे बूढ़े औरतों को तकलीफ़ हो रही है। अब तकलीफ़ क्यों से अचानक तो नहीं शुरू हुआ तकलीफ़, 4 साल से ये युद्ध चल रहा है वहाँ पे, जो कशमकश वहाँ चल रहा है उस पे हावी होने के लिए। तो आज सीरियन फोर्सेस उसको एकदम जीत चुके हैं। अब एक एग्रीमेंट हो गया है कि उनके जो अपोजिशन या जो भी हैं, अलकायदा जो टेररिस्ट हैं, जो उनको टेररिस्ट कहते हैं, बाकी लोग वेस्ट कहती है कि नहीं ये अपोजिशन फाइटर्स है, फ्री सीरियन आर्मी है, बहुत सारे नाम हैं उसमें गुट है, कि उनको जाने दिया जाए। तो सीरियन गवर्नमेंट रशिया के साथ मिलके जो काम वहाँ कर रही है, तो उन्होंने अलाउ किया है उनको जाने के लिए कि ठीक है आप जाइए। तो वो इदलिब की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो अभी भी सरकारी सीरियन सरकारी कब्ज़े में नहीं है, वो अपोजिशन के हाथ में ही है। तो इसलिए ये अभी पिक्चर ये निकल रहा है कि बट अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और वो बहुत ही पुराना शहर है, हिस्टोरिक शहर है, एक यूनेस्को हेरिटेज शहर है और वो बहुत ही माने इतिहास में, माने मानव इतिहास में उसका एक बहुत बड़ा एक जगह है। इट्स अ वेरी एंशंट प्लेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो अब वो चलिए ख़राब हो गया शहर, वो तो खैर रीबिल्ड हो जाएगा। और अलेप्पो में हमेशा काफ़ी रिच पीपल रहते थे, ट्रेडर्स वगैरह हिस्टोरिकली, तो वो तो खैर मैनेज कर लेंगे। पर इसीलिए वो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया है, देखिए ईस्ट में तो खैर चल ही रहा है, आईसिस है, बहुत कुछ है, कर्ड्स है, बट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया है जो मेडिटेरियन से लगा हुआ है, तो उस पे अलेप्पो और दमास्कस ये 2 शहरें ही थे। 55% पॉपुलेशन शायद इसी में है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा कि रिकवरी है फॉर द सीरियन गवर्नमेंट, कि एक शहर को तो अपने, आप कह रहे हैं कि जिनको आतंकवादी कहें या उनको पॉलिटिकल अपोजिशन कहें, जो भी इनको नाम दें, ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये शील्ड बना रहे हैं फिलहाल आम लोगों को। लेकिन हमें जो कहानी बताई जा रही है मीडिया के ज़रिए, खासकर अमेरिकन मीडिया के ज़रिए, वो ये है कि दरअसल ये सीरियन सरकार है जो ये क्रूरता, ये दुश्मनी कर रही है अपने नागरिकों के साथ। देखिए मैं वेस्टर्न मीडिया को विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो पुरानी जो उनके कायदे हमें मालूम है, वो किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है जब सीरियन फोर्सेस पे, सरकारी फोर्सेस पे प्रेशर बढ़े कि वो उनके जो फाइटर्स हैं उनको रिप्रीव मिले और वो किसी तरह से वहाँ से निकलें वेपन्स के साथ। एग्रीमेंट ये है कि वो वेपन्स भी साथ में ले जा रहे हैं, तो मतलब दे विल लिव टू फाइट अनदर डे, सो दे विल अगेन स्टार्ट सम फाइट समवेयर। तो ये तो उनका फिलहाल की कहा जा सकता है कि अभी बेसिकली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया, अलाइड विद सऊदी अरेबिया, टर्की, उन्होंने अभी तक ये लड़ाई ख़त्म करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। तो ये लड़ाई अभी थोड़े दिन और चलेगी, देखते हैं कब तक चलती। जी शकील शमसी साहब, ये बताइए कि फिलहाल न सिर्फ कि यहाँ इस बात को लेकर असमंजस है कि कौन किससे लड़ रहा है, बल्कि कई जो देशों की जो फोर्सेस हैं, चाहे सिपाही ना सही उनके, लेकिन उनके एक्सपर्ट सही जो भी लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, कुछ के फौजी तक भी मौजूद हैं, जिसमें रशिया भी मौजूद है, टर्की है, इसमें ईरान है। खासकर ईरान पे इस बार जो है काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल ये आखिरी वक्त में जो है रशिया और टर्की के बीच जो एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, उसको ईरान अब मानने को तैयार नहीं है। क्या यही सच्चाई है? नहीं, असल में क्या होता है कि जब भी कहीं के ऊपर ये लोग शिकस्त खाने लगते हैं तो उस वक्त इनको ह्यूमन राइट्स याद आते हैं। जो वेस्टर्न, जब उनके लोग, जो उनके पार्टनर्स हारने लगते हैं या जो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो हारने लगते हैं, इस वक्त क्या है, जो एक जिस वजह से बिल्कुल इवैक्यूएशन होते होते, जब खाली होते होते रुक गया थोड़ी देर के लिए, और शायद वो कल परसों तक अटका रहे, उसमें ये कि 2 ऐसे इनक्लेव हैं कि जहाँ के ऊपर अभी घेराव किया हुआ है, जो इन लोगों ने, टेररिस्ट जो है, जिनको टेररिस्ट कहा जाता है। मामला ये है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया जितना भी है या वेस्टर्न पावर्स जो हैं,
उनकी नज़र में टेररिस्ट उस वक्त तक टेररिस्ट नहीं होता है जब तक वो अमेरिकन इंटरेस्ट पर हमला नहीं करता। जब वो अमेरिकन इंटरेस्ट पर हमला करने लगता है तो उसको टेररिस्ट कहते हैं, अदरवाइज वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, स्ट्रगल करने वाले होते हैं, वो अपराइजिंग होती है, वो इनकलाब होता है, वो सब जो भी कर रहे होते हैं। तो इस वक्त क्या है कि अमेरिका और इसके साथी ये चाहते हैं कि किसी सूरत से उनको जो वहाँ पर ट्रैप है मिलिटेंट्स जिनको आप कहिए या जो दहशतगर्द ट्रैप हैं, उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए और वो वहाँ से आराम से निकल सकें और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये एग्रीमेंट हो चुका है कि उनको जाने देंगे गवर्नमेंट। तो अब लेकिन उससे पहले वो ये चाहते हैं कि जो उन्हीं ने जो 2 कॉन्क्लेव हैं जिनके ऊपर जिनको घेरा हुआ है, वो वहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उन्हीं ने ये कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है उनसे, लेकिन ये कंफर्म नहीं, ये तो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि ईरान ने कहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो ये पोस्ट करने की कोशिश करता है कि सारी बातें जो कुछ बशर अल असद कर रहा है वो रूस के कहने से या अमेरिका के कहने से या हिजबुल्लाह के कहने से कर रहा है। तो वो उनकी जो इस वक्त सारी कोशिश है वो इस बात की तरफ मरकूज़ है कि किसी सूरत से उसको बदनाम किया जा सके, ईरान को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके। और जो मैसेकर की खबरें आ रही हैं कि उनको 80 आदमी मार दिए और 85 आदमी, ये सब याद उसी वक्त आता है उनको कि जब वो शिकस्त खाने लगते हैं, उनके लोग शिकस्त तो यानी ये खाने सच लगते हैं। नहीं है क्या, ये माना जाए? क्योंकि ये बात 80 लोगों की बात नहीं, बार-बार कही जा रही है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट है, सच भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉर जोन में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन 4.5 लाख लोग मर गए एक हिसाब से कि 3 लाख से 4 लाख के बीच में लोग मर गए। उस वक्त तो याद नहीं आया किसी को, ना ह्यूमन राइट्स का ख्याल आया, ना उस वक्त ये ख्याल आया कि मरने वाले बेगुनाह हैं, औरतें, बच्चे। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की गई, किस तरीके के क्या क्या नहीं हुआ, किस तरीके की दहशतगर्दों ने नहीं किया। उस वक्त किसी को न तरस आया उनके ऊपर, ना उनकी भूख दिखाई पड़ी, ना उनकी प्यास दिखाई पड़ी, ना किसी ने पूछा कि हलब में, जिसको अलेप्पो कहते हैं, हलब में क्या हो रहा है था, लोग किस तरीके से 3 साल उन्हीं ने काटे अपनी जिंदगी के, किस तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ था पूरी वहां की आबादी को दहशतगर्दों ने सिर्फ अपने लिए। और आज जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनके चेहरे देखने वाले हैं, उनके चेहरों पर क्या परेशानी है कि खुशी का आलम है। बिल्कुल। डॉक्टर पुष्पेश पंत, ये बताइए, फिलहाल बहुत हैरानी का आलम यह है कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर कई हज़ार किलोमीटर दूर भारत से हो क्या रहा है। भारत का जाहिर है थे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जहां भी दुनिया में किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए फिलहाल कि जो दुहाइयाँ दे रहे हैं लोग, अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, हज़ारों की तादाद में लोग उन्हें ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो CNN की रिपोर्ट्स हम देखें या अल जज़ीरा अमेरिका की हम रिपोर्ट्स देखें, लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आखिरी संदेश है, इसके बाद हम नहीं बचेंगे, उनकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं। इस सब पे विश्वास न करें। नहीं, देखिए, मुझे लगता है जैसा अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि वॉर जोन में कुछ भी हो सकता है और हमदर्दी हर उस आदमी के साथ, इंसान के साथ होनी चाहिए जो फंसा हुआ है ज़िंदगी और मौत की इस कशमकश के बीच में। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से हमने अमेरिका के करीब जाने का फैसला किया है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब वो करार हुआ था एटमी शांतिपूर्ण ऊर्जा के उपयोग का, और मोदी साहब के आने के बाद वो करीबी रिश्ता और गाढ़ा हुआ है, तो हम अमेरिका की कोई आलोचना करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही फरमा रहे थे सारे लोग, मिस्टर चक्रवर्ती से लेके डॉक्टर वहाद तक, और भाई साहब जो मुझसे ठीक पहले बोल रहे थे कि हम उस अमेरिकी मीडिया को बहुत ध्यान से तब देखते हैं जब उसमें चीख पुकार बढ़ जाती है और मानवाधिकारों का जिक्र होने लगता है। तब तक किसी के कान में जू नहीं रेंगती कि क्या हो रहा है, और जब तक अमेरिका के हितों को, स्वार्थों को नुकसान नहीं होता, तब तक दुनिया में किसी को फिक्र नहीं होता। न केवल सीरिया की बल्कि इराक की तबाही, सीरिया की तबाही, लीबिया की तबाही, अफगानिस्तान की तबाही, आप फिलिस्तीनियों की तबाही कहीं भी देखिए। अमेरिका ने अपनी ऑयल की पॉलिटिक्स में जो कुछ किया है वो तबाही तो वहाँ से शुरू हुई है। वो रिजीम चेंज नाम से जो चीज़ हुई है वो सरासर झूठ की बिना पर टिकी हुई थी। तो वो कभी कोई डॉसियर सेक्सिस्ट किया जाता था, कहीं कोई एम्बेडेड जर्नलिस्ट होते थे, कहीं फेक स्टोरीज पुलित्जर प्राइज विन करती थी, और कुल मिलाकर आखिर में आप ये कहते हैं, तो बिल्कुल सही फरमा रहे थे दोस्त, कि आखिर एलेप्पो पे अगर एलेप्पो की सरकार कब्जा कर रही है तो इसमें रिबेल कौन से हैं? रिबेल तो वो थे जो अमेरिका ने सपोर्ट किए थे असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, और बदकिस्मती से अमेरिकनों की आज वो सारे फोर्सेस शिकस्त खा रहे हैं। और अमेरिका के थोड़ा नाक नीचे होने की एक वजह ये भी है कि जिन लोगों के मददगार पुतिन और रूस वाले हैं वो पीछे हटने को राजी नहीं है। अब आप ईरान का डिमोनाइजेशन कीजिए, हिजबुल्लाह का डिमोनाइजेशन कीजिए, इस्लामिक कट्टरपंथी को गालियां देते रहिए, मगर कुल मिला के उससे कुछ होता नहीं। 5 लाख लोग मारे गए, और आप ये देखिए कितने सीरियाई शरणार्थी हैं जिनको पनाह देने को कोई तैयार नहीं। उस वक्त आपको ये लगता है कि एक ऐसा ज्वार उफर के बारबेरियंस का आ रहा
जो ईसाई सभ्यता का सर्वनाश कर देगा। तो मुझे लगता है कि दोहरे मानदंड जो अमेरिका के हैं वो तो अपनी जगह पर है, मगर इस सारी तबाही के लिए अरब दुनिया की अमेरिका सीधे सीधे जिम्मेदार है, और उसका हाथ जिस सऊदी अरब के पीठ पर है, वहां से निकलने वाले कट्टरपंथी इस्लाम ने इस्लाम को बदनाम किया सारी दुनिया भर में। तो मुझे लगता है कि ये बातें अनदेखा करना कठिन होता जा रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक तेल कंपनी के सीईओ को नामजद करते हैं। बिल्कुल, ये अगला सवाल मेरा यही होने जा रहा था कि क्या कोई उम्मीद दुनिया को रखनी चाहिए कि फिलहाल जो अमेरिकन पॉलिसी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिकन नीतियां जो बराक ओबामा के अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कुछ फैसले लिए गए, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के फैसले ले जाने की उम्मीद है। लेकिन अब्बास साहब ये बताइए, इसको एक उम्मीद की तरह भी देखा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो है वो दखल कम होगा, वो फॉरेन पॉलिसी को बहुत महंगा नहीं रखेंगे और इस वजह से वो कम दखल देंगे दूसरे देशों में। क्या इसे बेहतर माना जा सकता है वेस्ट एशिया के लिए? मेरे ख्याल से इसके सिर्फ एक पॉइंट है, ज़्यादा मैं बेहतरी समझ गया था, जब तक उन्होंने कह रहे हमको रिजीम चेंज का पॉलिसी बिल्कुल ड्रॉप कर रहा है। ये अगर उन्होंने सच कह रहे तो ये हमारा देश में सेफ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये तो बिल्कुल ये बिल क्लिंटन का, हिलरी क्लिंटन की जब तक फॉरेन सेक्रेटरी में, उनकी फाउंडेशन में काफ़ी $300 मिलियन के आ गया था कतार और सऊदी अरेबिया, जब तक उन्होंने फॉरेन पॉलिसी चेंज किया। लेकिन जो जंगें बीच में है उन्हें तो नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे ये सीरिया की जंग है, इसे तो खत्म करना होगा, कहीं ना कहीं एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाना होगा। वो तो देख लो, अब अमेरिकन इंटरेस्ट में जाना पड़ेगा। आप कभी अमेरिकन इंटरेस्ट किसी जगह में जा सकते, वही है, नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट दुश्मन। कोई दुश्मनी, कोई दोस्ती परमानेंट नहीं है उनके पास, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। और परमानेंट इंटरेस्ट है अगर ये सरकारी में जो ट्रंप में आ रहा है कि आने के लिए, इफ ही डजंट चेंज द फॉरेन पॉलिसी टू द रीजन, तो अमेरिकन बिल्कुल हेजोमनी तो गिरता जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि रशिया में बिल्कुल इसी सीरिया के ऊपर रशिया हैव ऑलरेडी टोल्ड द अमेरिकन, ये हम लोग यहाँ पर ये हमको आपके यू कैन नॉट डिक्टेट द पॉलिसी इन द वेस्ट एशिया। तो इसलिए वहाँ पर ये हमारा फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन के ऊपर, हमारे देश की या वेस्ट एशिया के अफेयर्स में, दे हैव टू रीस्टडी इट, रीडिफाइन इट, क्योंकि अमेरिकन वो किसी की बूथ नहीं रखा। मैं तो मार्च में गया था यूएस में, हमारे यहाँ पर अमेरिकन वाले क्या कह रहे हमको बंदूक बेचते, आर्म इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रहा है, हमारे इंटरफाइटिंग टू सीरियन और अरब मुल्क में मुसलमान के साथ पर जाते, हमको एक बूथ ग्राउंड में नहीं रखा, हमारा क्या नुकसान है? तो सीधा से बात करके अगर इनके ये पॉलिसी है, आर्म इंडस्ट्री फ्लोरिश करना चाहते, व्हाट ह्यूमन वैल्यू फॉर देम दिस। अब मैं आपके लिए एक चीज़ और बता देंगे, 6 महीने के पहले जो यूएन खुद रिकॉर्ड कर दिया था, एक बच्चा है, मासूम बच्चा है, 12 साल की उम्र, जिंकी ग्रुप है जो अभी कुर्द, ये जो तुर्किश सपोर्ट कर रहे, वहां पर अब अलेप्पो में उन्होंने खुद बच्चों का गर्दन कहा था टीवी के सामने, और अमेरिकन कह रहे हमको वी विल लुक इनटू द सपोर्ट ऑफ दिस ग्रुप, मॉडरेट ग्रुप। मॉडरेट किस चीज से बात कर रहे हैं? जब तक बिहेडिंग, सोल्जर्स में मारते बिल्कुल बंदूक के सामने, पब्लिक एक्सिक्यूशन, ये कोई देखते भी नहीं है, सिर्फ अभी देखते हैं तो क्या सीरिया और क्या ऊपर है। अमेरिकन पॉलिसी इन द रीजन हैज टू बी रीचेक, एंड हमको ये झूठ बोलने वाले का देश है, उनकी वी हैव टू एक्सपोज इट। अगर मैं अभी देख लो 2 स्क्वायर किलोमीटर अभी तक अलेप्पो में रहेगा, वो जो लोग वहाँ पर रहने के लिए 4000 ये टेररिस्ट अभी तक वही है, लेकिन इस 4000 में सरकार कह रही हमको ये निकालना चाहते, बट यू विल नो क्या इसमें इससे आगे क्या हो रहा है, बिकॉज पीपल, आप देख लो, आप ये आपकी पिक्चर में सिर्फ दिखा रहे वहां पर सिर्फ वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देख लो जो लोग उसकी बीसीज के वाले के बाहर आ गया था, जो सिविलियन में आ गया, देख लो कितना, मतलब ये खुश हो गया। बिल्कुल। एम्बेसडर चक्रवर्ती, बताइए फिलहाल यूनाइटेड नेशंस का इसमें क्या काम है? अभी फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी वही रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सीरियन सरकार पर ही तमाम ये जो क्रूरता हो रही है उसका आरोप लगा रही हैं, और इससे जो अमेरिकन मीडिया का जो क्लेम है, जो उनका दावा है, वो मजबूत हो रहा है सिर्फ यूनाइटेड नेशंस से जिस तरह की खबरें आ रही हैं। ये बोलने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो हाईजैक हो गया है अमेरिकन और इनके नाम से। सिक्योरिटी काउंसिल तो फ्रोज़न है, क्योंकि वहाँ पे बड़े पावर्स के वीटो हैं, रशिया तो वीटो कर देगा अगर कुछ ऐसी बात हो, इसलिए वहाँ पे वो लोग टॉकिंग शॉप बना के एक दूसरे को मतलब वो कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ये नहीं किया। अब जैसे समांथा पावर ने अभी यूएस जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया कि आप यू डोंट हैव एनी शेम। तो मैं कहूँगा वो शेम तब कहाँ था? वियतनाम में जब आपने किया, इराक में जो किया, तब आपको शेम नहीं लगा था? पूरी दुनिया में उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। वो तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है शेमलेसनेस की। तो पर एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट मैं कहता हूं कि मुल्क जब पॉलिसी बनाता है तो मॉरल पोस्चरिंग होती है, पर शेम बोल की कोई चीज़ नहीं आती है जो हार्ड पॉलिटिक्स में, रियल पॉलिटिक्स में।
तो खैर उस छोड़ दीजिए उस बात को। पर बात यह है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, उनकी पॉलिसी हैज़ फेल्ड इन सीरिया टुडे। आई थिंक वो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ और दिशाहीन हो गए। हाँ नहीं, अब उनको मालूम है कि हमारी पॉलिसी फेल हो गई है, हम रेजीम चेंज नहीं कर पाए हैं जैसे उन्होंने सद्दाम का किया था, तो ये सीरिया में वो नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव था रेजीम चेंज and you have failed to do so, that is means that your policies have failed, बिल्कुल। and the price has been paid by the Syrian people. बिल्कुल। शमसी साहब ये बताइए फिलहाल यहाँ से अब कहाँ जा रही है ये जंग? हमने जो देखा एक प्रोपेगेंडा वॉर वो तो चल ही रही है, जिसमें कह रहे हैं बता रहे हैं फिलहाल अम्बेसडर चक्रवर्ती की अभी संयुक्त राष्ट्र पर भी विश्वास करना मुश्किल है कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, जिस तरह के बयान हो रहे हैं सब कुछ एक तरफा नजर आ रहा है कि अगर आपकी आंखें और कान खुले नहीं आए, उस क्षेत्र को आप नहीं जानते तो सीधे तौर पर विश्वास कर लेंगे कि जो भी खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल आप मुझे बताइए कि यहाँ से ये स्थिति कहाँ जा रही है अब? नहीं, अभी कोई ये जो कुछ है ये जंग थम जाएगी ऐसा तो नहीं है, और अभी तो हमले बहुत दिन तक जारी रहेंगे और बहुत ज़माने तक जारी रहेंगे, क्योंकि जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट वहाँ पर वाबस्ता हैं, उनकी आखिरी कोशिश यही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे पश्चिम एशिया में कहीं भी मतलब एंटी अमेरिकन लॉबी रूल ना करने पाए। कज़ाफ़ी हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे यमन हो, अगर वहाँ पर उनको रूलर्स वो चाहिए कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हों। ये जितनी लड़ाई है ये रिजीम चेंज की लड़ाई है जैसा कि, और ये लड़ाई अभी थमेगी नहीं। यहाँ रेबल्स को सपोर्ट करते हैं, यमन में रेबल्स के खिलाफ बॉम्बिंग करते हैं। मतलब एक जगह सरकार के अगर बागी हैं तो बागी दोनों जगह हैं, लेकिन वहाँ पर रेबल्स के खिलाफ हैं, यहाँ रेबल्स के सपोर्ट करते हैं, यहाँ रिजीम के खिलाफ हैं। तो ये लोग इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ट्रम्प के आने से और अगर कुछ पॉलिसी में चेंज होता है, तबदीली होती है, और ट्रम्प की और रशिया के जो इक्वेशन बन रही है और जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है, जिस तरह हवा बन रही है, उसको देखते हुए तो कहा जा सकता, क्योंकि उसने हल्का सा एक सॉफ्ट इशारा भी दिया है बशार अल असद के बारे में, तो शायद यहाँ हो जाए सुकून। लेकिन और जगह का क्या होगा? वहाँ अभी कुछ नहीं कहा सकता। इराक में क्या होगा, कैसे, लेकिन वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि मोसुल को जो है वो आज़ाद कराने में शायद कुछ ही वक्त का हाँ, मोसुल है, लेकिन आतंकवाद से निजात मिलना बहुत मुश्किल काम है। ये इनको हराया जा सकता है, लेकिन आतंकवादियों को, आतंकवाद को हराना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर पंत, ये बताइए फिलहाल कि क्या वाकई मिडल ईस्ट के जिस नक्शा बदलने की बात जॉर्ज बुश साहब ने की थी, फिलहाल उसी के आखिर के मकाम पर हम आ चुके हैं, लेकिन या फिर अभी ये जंग अभी और चलने वाली है? खासकर अगर सीरिया पर केंद्रित रखें आप अपना जवाब, तो कहाँ जा रहा है यहाँ से, ये दिशा किस तरफ जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि सीरिया में जंग जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अलेप्पो में हार जीत से इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। आप हथियारबंद सिपाहियों को अलेप्पो छोड़कर बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं। जैसा एम्बेसडर चक्रवर्ती कह रहे थे, दे विल लिव टू फाइट अनदर वॉर अनदर प्लेस। उसके अलावा जितने वहाँ मिलिशियाज हैं, उनकी कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है। हर आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, और उनको कंट्रोल करने की हालत में न तो सीरिया के सदर असद साहब भी अलेप्पो में कब्जा करने के बाद अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं, और जब रूस एक बार वहाँ पहुँच गया है तो मुझे ये नहीं लगता कि ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती की वजह से पुतिन रूस के फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, उनके साथ कोई समझौता करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ये राजनीति तेल की राजनीति है। ये राजनीति अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, आर्मामेंट इंडस्ट्री की है, या अमेरिका की मिसगाइडेड मैनिफेस्ट डेस्टिनी की समझ से गाइडेड पॉलिसीज़ हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इसकी कीमत, जैसा एम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा, कि लोग वियतनाम बड़ी आसानी से भूल गए हैं, लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान बड़ी आसानी से भूल गए हैं, लोग लित्ते बड़ी आसानी से भूल गए हैं श्रीलंका में, लोग बांग्लादेश बड़ी आसानी से भूल गए हैं। अमेरिका के फॉरेन ऑफिस ने जो ब्लड टेलीग्राम्स को अनदेखा किया, वो हम सारी बातें भूल गए हैं। छोड़िए ये सब, हिरोशिमा नागासाकी को भूल गए हैं। तो अमेरिकी अपने दामन में अगर देखें तो इस तबाही के मंजर के लिए वो जिम्मेदार हैं। वो एक दलदल से निकलते हैं और दूसरे दलदल में फंसते हैं। तो अलेप्पो से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। साफ तौर पर ये होगी, इस डिबेट से भी शायद लगता है कुछ हासिल नहीं हो पाया। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर फिलहाल पहुंच चुके हैं कि आखिर क्या होगा अलेप्पो का, क्या होगा फिलहाल सीरिया का, कहीं भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।